हेलो चिल्ड्रन। पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था। मैं आपको कुछ छोटे छोटे राजाओं के बारे में बताया था, छोटे छोटे उनके डिज़ाइन के बारे में बताया था, राष्ट्रकूट प्रतिहार वगैरह इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपसे बताया था कि मैं आज क्लास लूँगा आपके चोल रिजाइम का, चोल एम्पायर का, पूरे चोलाज एम्पायर क्या था साउथ इंडिया में, आज उसके बारे में डिस्कस करूँगा। याद रखिएगा, जिस प्रकार कभी आप नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं गुप्त रिजाइम पढ़ते थे, गुप्त एम्पायर पढ़ते थे, गुप्तास का, मौर्य एम्पायर पढ़ते थे, पीछे और भी आपने पढ़ा है, तो उसी प्रकार साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है चोलाज का। चोलाज एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, थोड़ा बोरिंग जरूर है, लेकिन स्टोरी टाइप इसमें उस तरह नहीं मिलेगा जैसे मौर्य और गुप्ता में पढ़े थे। लेकिन जो डेवलपमेंट अगर साउथ इंडिया में हुआ, उस डेवलपमेंट की शुरुआत कहा जाता है चोलाज ने किया है। डेवलपमेंट ज़्यादा है, वार कम है, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग तो जरूर लगेगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इस सेकंड चैप्टर का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही चोलाज एम्पायर है। बात है 9वीं सदी की, 9th सेंचुरी की बात है। साउथ इंडिया में कभी राज हुआ करता था पल्लव का, पल्लव राजवंश था। आपने हर्षवर्धन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा पीछे क्लास में, क्लास 6 में। तो पल्लव राजवंश का पूरा राज था तमिलनाडु के क्षेत्र में। इसने अपने क्षेत्रों को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया था। उसी एक छोटे क्षेत्र का एक सामंत हुआ करता था, और यही सामंत है विजयालय, महान शासक, महान सामंत इस पल्लव राजवंश का। कहा जाता है धीरे धीरे ये विजयालय अपनी ताकत बढ़ाने लगा और अन्य सामंतों को हराने लगा। उन सामंतों के क्षेत्रों को मिलाकर कभी यही विजयालय इस्टेब्लिश किया है एक नया एम्पायर, और वही एम्पायर है आपका चोल एम्पायर, चोलाज एम्पायर। बहुत डेवलपमेंट किया है इस विजयालय ने, और इसके आने वाले और राजाओं ने तो चोलाज का पूरा साम्राज्य बढ़ाया है। कावेरी नदी, अगर ज्योग्राफी मैप देखिए, आपके जो स्टार्टिंग किया है चोला, उसके स्टार्टिंग में ही एक पिक्चर बना दिया गया है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में वो नॉमिनेट किया है क्योंकि कहाँ तक चोलास हैं, तो आप देखिएगा कावेरी बैंक का जो पूरा डेल्टा है ये सब है। तमिलनाडु, आंध्रा, कहा जाता है बंगाल तक फैला हुआ था चोला का एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था। और इस चोलास के एम्पायर को बढ़ाया है विजयालय के दो अन्य शासकों, दो अन्य राजाओं ने, चोलास के जो विजयालय के वंशज थे, और वो है राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। इन दो बाप बेटों ने मिलकर चोलास एम्पायर को साउथ इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया। ठीक उसी प्रकार जैसे अशोका ने कभी मौर्यों को, और कुमार गुप्त, अन्य गुप्त शासकों ने कभी गुप्त वंश को स्टैब्लिश किया, ठीक उसी प्रकार राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने मिलकर बनाया है चोलास एम्पायर को साउथ इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर। राजा राज का जो राज है, ये राजा राज प्रथम का है 985 ईस्वी में ये राजा बना, और कहा जाता है यही गोल्डन एरा है साउथ इंडिया का, क्योंकि इस राजा राज ने भारत में ही नहीं, कहा जाता है श्रीलंका पर अटैक करके श्रीलंका के कई क्षेत्रों को भी जीता था। यही नहीं, इसका पुत्र इससे भी बड़ा प्रतापी निकला, और वो तो श्रीलंका पे अटैक करके श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया था, और मामूली गैंग चोंड मंडलम अपना नाम एक उपाधि लिया था। तो इन बाप बेटों ने चोलास एम्पायर को पूरे साम्राज्य, पूरे साउथ इंडिया में फैलाया है। आपका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ था वो चोलास एम्पायर का इंट्रो है। उस इंट्रो में इन तीन राजाओं, तीन किंगों की बात की गई है, उसके बाद दिखाया गया इसका डेवलपमेंट। मैं फिर बता दूं, चोलास पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके कहानी पे मत जाइएगा, इसके डेवलपमेंट को देखिएगा जो डेवलपमेंट हुआ। अब तक पूरे भारत में कहा जाता है नौसेना किसी ने विकसित ही नहीं किया। नौसेना आई नहीं, जिसे आप जल सेना कहते हैं, वाटर आर्मी, कहीं आई ही नहीं। वो पहली बार साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, और वो इंट्रोड्यूस किया है राजेंद्र फर्स्ट। कहा जाता है श्रीलंका से वो ट्रेड करना चाहता था, तो श्रीलंका जानते ही बीच में सागर पड़ता है, तो वो पहुंच नहीं पाता था, इसलिए उसने एक जल सेना संगठित की थी, और जल सेना से वो श्रीलंका से अच्छा खासा ट्रेड करवाता था। तो जल सेना पहली बार भारत में लॉन्च किया गया, जिसे लॉन्च किया है राजेंद्र प्रथम ने। कुछ ऐसा कार्य किया है इन लोगों ने उस तमिलनाडु और साउथ इंडिया के क्षेत्र में, जिसकी वजह से एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक चोलास एम्पायर पूरे हिस्ट्री का एक
शानदार टॉपिक बन के उभरा है। नेक्स्ट इसका जो आपका हेडिंग है, ये तो केवल इंट्रो था, चोलाज एम्पायर क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है इनका डेवलपमेंट बताया गया, किस प्रकार का डेवलपमेंट किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो स्कल्पचर में हो, चाहे कल्चर में हो, किस प्रकार का डेवलपमेंट किया। तो वही आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है स्प्लेंडिड टेम्पल, बहुत सारे टेम्पलों को इस्टेब्लिश करना, एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, हाँ बहुत अच्छे खासे मंदिर इस्टेब्लिश किया। राजा राज ने कहा जाता है कि उदयपुर में, तंजाउर और उदयपुर में एक मंदिर बनाया, तंजाउर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। ठीक इसी प्रकार राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर बनाया तमिलनाडु में। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, विश्व इतिहासकार कहते हैं इन दोनों मंदिरों को देखकर लगता है कोई चमत्कार पृथ्वी पर हुआ है। इतना अच्छा स्कल्पचर है उसका, इतना अच्छा स्थापत्य है जिसकी कोई सीमा नहीं। गुप्तास में तमाम टेम्पल बने हैं, गुप्ता रिसाई में एम्पायर में बहुत सारे मंदिर बने हैं, लेकिन इस मंदिर को देखकर लगता है एकदम अलग तरह का मंदिर, वो स्थापत्य, वो स्कल्पचर स्टैब्लिश किया है इस चोल एम्पायर ने। इन दो राजाओं ने बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं, अच्छा खासा साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में इन सब मंदिरों को इस्टेब्लिश किया है। साथ ही यहाँ जो शिल्पकार हैं, जो स्कल्पचर हैं, उन्होंने ऐसे डिजाइन किया है उस मंदिर को, एक अलग ढंग की डिजाइन है। और आश्चर्य इस बात का है कि जिस प्रकार और जिस डिजाइन से जैसे वो मंदिर बनाया गया, आज बिल्कुल उसी प्रकार वह मंदिर देखा जाता है, उसमें कुछ कोई कमी नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो मंदिर आज भी वैसे इस्टेब्लिश है। तो ये टेम्पल के डेवलपमेंट में अगर साउथ इंडिया में किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो रोल है इसी चोल एम्पायर का। ये सेकंड टॉपिक था, छोटे छोटे टॉपिक है, 3-3 4-4 लाइन के छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन उठते हैं, कभी कभी क्वेश्चन उठते हैं कि डिफाइन डेवलपमेंट टेम्पल इन चोलास पीरियड, ऐसे करके टेम्पल को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए क्या है क्या नहीं है। तो एक छोटा सा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाया जा सकता है, इसलिए आप इसको देखिएगा जरूर। नेक्स्ट इसका टॉपिक है एग्रीकल्चर और इरिगेशन। एग्रीकल्चर इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया कावेरी नदी के किनारे स्टेब्लिश है पूरा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ सिंचाई कितनी अच्छी होती होगी और यहाँ कितने फर्टाइल लैंड रहे होंगे। कहा जाता है जबरदस्त पानी होने की वजह से यहाँ चावल का सबसे अच्छा उत्पादन होता था, और उस चावल के उत्पादन में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो है कावेरी नदी। अच्छा खासा कहा जाता है इस राजा राज ने, राजेंद्र प्रताप ने अच्छा खासा नहरों का निर्माण किया, कई सारे पॉन्ड्स बनवाए हैं, कई सारे कुएं को इस्टेब्लिश किया। अच्छी बात यह है कि ये राजा जानते थे कि कभी कभी यहाँ फ्लड आने का चांस है, इसीलिए उन्होंने बांध तैयार करवा रखा था कि उस फ्लड से किसी प्रकार के किसी किसान के अनाज पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए अच्छा खासा बांध बनवाया। सोचिए इस तरह का डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया क्या वर्ल्ड में ही नहीं था इस समय, जिस समय इन राजाओं ने इस प्रकार का डेवलपमेंट किया। तो सिंचाई का बड़ा उत्तम प्रबंध था, टैक्स जरूर लिया जाता था, लेकिन सिंचाई और एग्रीकल्चर पे इन राजाओं ने इतनी छूट दी थी कि कहा जाता है यहाँ जो किसान थे वो भी अमीर थे। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया है इन राजाओं ने साउथ इंडिया में, वैसा तो नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिला जो इन राजाओं ने इस्टेब्लिश किया। तो वही है एग्रीकल्चर इरिगेशन, कुछ ऐसे बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इन जितने भी हेडिंग मैंने आपको लिखाया बताया, इन सारे हेडिंगों में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। इस प्रशासन में मैं कई सारे वर्ड्स बताऊंगा, वर्ड को डिफाइन करने के लिए पूछता है, तो इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड कौन थे, क्या थे, ये क्या काम था, इन सब वर्डों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा वर्ड है, पहला ही वर्ड है पहली लाइन में, उर, UAR करके दिया है, उर। ये उर होता है किसानों की बस्ती, जहां फार्मर स्टेब्लिश होते थे, जहां पे एक अच्छा खासा क्षेत्र डेवलपमेंट किया, उसी को उर बोलते थे। उर किसको बोलते हैं, किसानी कोई बस्ती को। सेकंड वर्ड है नाडु। नाडु क्या होता है, जो आज क्या होता है, ग्राम परिषद होता है ना, ग्राम प्रधान, उसमें तमाम प्रकार के पोस्ट होते हैं। तो पहले एक ग्राम परिषद हुआ था, पूरे गांव, पूरा पंचायत को लेकर उसी को नाम दिया जाता था नाडु। एक बार और याद रखिए, जो आप लोग आज पंचायती राज पढ़ते हैं ना, पंचायती राज सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना भारत में, इस पंचायती राज को इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले चोलास हैं। इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन बनाया, प्रधान स्थान
स्थानीय स्वशासन लोगों को इतना अधिकार दे दिया भैया कि आप उससे अपना डेवलपमेंट करिए। अगर ये किसी ने किया है तो केवल पहली बार लाने वाला चोलास है। अशोका खुद इतना बड़ा महान सम्राट रहा है, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, लेकिन वो भी स्थानीय स्वशासन यानी डोमेस्टिक रिजाइन को उतना बल फोर्स नहीं दे पाया जो फोर्स और बल दिया है इस चोलास एम्पायर और चोला के शासकों ने। तो याद रखिए, जो किसान है वो खुद एक अमीर है, अच्छा खासा उनका एरिया होता था जिसे उर कहते थे, उनका अपना एक अधिकारी होता था जिसे नाडुकार कहते हैं। इन सब वर्डों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक वर्ड और है वेल्लाल। वेल्लाल ये भी एक तरह के किसान है। सोचिए, किसान भी दो टाइप के हैं, एक बहुत बड़े अमीर किसान जिन्हें वेल्लाल कहते हैं, एक उनसे छोटा अमीर किसान, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गरीब किसान, छोटा अमीर मतलब उससे कम धन वाला जिसे उल्लार कहते हैं। तो वेल्लार रखिए याद, जो किसान सबसे अमीर होते थे वही वेल्लार होते थे। ऐसा नहीं किसानों पे जबरदस्ती राजा टैक्स लेता था, नहीं, उन्हीं किसानों में से एक को अधिकारी बना देता था कि भैया आप मनमाफिक अच्छे से जो भी इनका उत्पादन हो उसी हिसाब से टैक्स लीजिए और उस टैक्स का कुछ पैसा अपने पास रखिए इनके डेवलपमेंट के लिए, बाकी कैसा राजेंद्र प्रथम को भेज दीजिए। कुछ इस प्रकार का अधिकार दिया गया डोमेस्टिक रिजाइन में, इसीलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ वर्ड परिचित कराया आपको, उर क्या कौन है, नाडु कौन है, आपके वेल्लाल कौन है, इसी प्रकार एक और वर्ड है अरैयार, ये प्रधान को बोलते हैं, जो आज हम गाँव प्रधान गाँव बता उसी को अरैयार कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने डोमेस्टिक रिजाइम पे ज़्यादा फोकस दिया और डोमेस्टिक रिजाइम के डेवलपमेंट होने की वजह से चोलास एम्पायर का बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह वो समितियां बनाते थे, जैसे चोलास राजेंद्र प्रथम में कई सारे एरिया कई सारे गांव है, तो वो क्या करता था, कई सारे गांव को मिलाकर एक ब्राह्मणों की समिति बनाता था। ब्राह्मणों की समिति, भैया ब्राह्मण तुम प्रधान हो, ब्राह्मण भैया तुम प्रधान हो, तुम ब्राह्मण उस एरिया के प्रधान हो, तुम लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना, टैक्स कलेक्ट करना, उसे मेरे पास भेजना, मैं कुछ टैक्स उसमें से तुम्हें दूंगा जिससे गांव का डेवलपमेंट करो। इसी तरह ब्राह्मणों की समितियां बनाती थी और उस समितियों से जो पैसा मिलता था उसमें से उन्हें पैसा देकर डेवलपमेंट कराया जाता। सिंपल मैं अगर एक लाइन में बात करूं तो सिंपल मेरा इतना लेक्चर देने का केवल पर्पज केवल एक है, इतना आपको बताना कि चोलास एम्पायर भारत का वह एम्पायर है जिसने डोमेस्टिक डेवलपमेंट किया, बैक सबसे बेस वालों को उठाया है, सबसे निचले तबकों को उन्हें वो अधिकार दिया जो पिछले पूरे इतिहास में किसी राजा ने किसी को नहीं दिया होगा। वो अधिकार दिया है चोलास एम्पायर ने अपने निचले तबकों, गांव और समूह जो भी प्रधान हो सबका डेवलपमेंट हुआ है चोल साम्राज्य में। साउथ इंडिया का अगर मैं पीरियड कहूं तो साउथ इंडिया का यह सबसे गोल्डन पीरियड है जो साउथ इंडिया में राज हुआ है चोलास एम्पायर का। कुछ और प्रकार के हैं, जैसे आपका बुक में देखिए आप लोग, वहाँ एक कॉलम बना हुआ है ऐसे करके पैराग्राफ, उसमें कुछ लैंड दिए, टाइप्स ऑफ लैंड है, लैंड के कितने प्रकार होते हैं, ये चोलास में लैंड के कितने प्रकार हैं उसी में आप देखिएगा। कुछ साला भोग है, विद्यालय के रख रखाव के लिए दिया जाने वाला जमीन था। कुछ उसी में एक और वर्ड था नगरम, व्यापारियों का संघ है, ये आपका ब्रह्मदेय है, ब्राह्मणों को उपहार, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो राजा महाराजा यज्ञ कराते थे ब्राह्मणों को अच्छा खासा दान देते थे, तो उसी प्रकार का एक ब्रह्मदेय है, यह जमीन है जो दिया जाता था ब्राह्मणों को उपहार के तौर पे। साथ ही यहाँ एक वर्ड है नगरम, व्यापारियों का संघ है, अच्छी बात है, ये व्यापारियों का संघ जरूर है लेकिन ये प्रशासनिक कार्य भी देखते थे। सिंपल भैया, केवल राजेंद्र प्रताप के वंशज ही नहीं अधिकारी बनेंगे बल्कि किसान आप में से भी मैं आपके अधिकारियों को बनाऊंगा, व्यापारी मैं आप में से कुछ ऐसे व्यापारियों को लूंगा जो आपके अधिकारों के लिए काम करे, ब्राह्मण में तुम ही में से कुछ ऐसे ब्राह्मणों का समिति बनाऊंगा जो तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करे। यानी हर एक वर्ग के उसी वर्ग के एक इंसान को उन्हीं का प्रधान बना के उनका डेवलपमेंट किया है। ये है कार्य इन चोलास एम्पायर का, जो निश्चित तौर पे साउथ इंडिया क्या पूरे एंशिएंट और मेडिवल के स्टार्टिंग का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है। मैं जानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अधिकारी वो अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी हैं तो कुछ बोरिंग रहा होगा, लेकिन पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि चोलास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आपका लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तंग वंश पढ़ाऊंगा, चाइना का एक छोटा सा 5 लाइन का, उसको पढ़ाऊंगा, आपका पेपर सेट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। लेकिन अच्छी बात ये है आपका सेकेंड चैप्टर खत्म हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है थर्ड चैप्टर
चैप्टर और यहाँ से शुरू हो रही है मेन हिस्ट्री, क्योंकि एंट्री कराऊंगा दिल्ली सल्तनत की, जहाँ इंट्रोड्यूस कराऊंगा गजनबी और गोरी जैसे शासकों का। अगर रियलिटी पूछूं तो इतिहास अब शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज आप लोग आज के जमाने वाले हो, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद है, एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं है, प्रशासन डेवलपमेंट पसंद नहीं है, तो घबराओ मत। नेक्स्ट वीडियो में आपका लड़ाई झगड़ा ही शुरू करूंगा और परिचित कराऊंगा दिल्ली सल्तनत से, आपके मेडाइवल का पहला सबसे बड़ा टॉपिक और इतिहास का सबसे मजेदार टॉपिक। लेकिन इस वीडियो तक जरूर ध्यान में पढ़िएगा, चैप्टर 2 पूरा रिवाइज करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा आपके पेपर को, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। इंटरैक्ट करने पे मैं आपके उस सॉल्यूशन को देखूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में तंगवंश और पेपर को दूंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करूंगा, मेन हिस्ट्री आपका। ओके, थैंक यू।